हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग V2 रिटेल का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे V2 रिटेल आज के टाइम पे एक कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो V2 रिटेल है क्या? V2 रिटेल एक वैल्यू फैशन रिटेलर है जो कि कैटर करती है फैमिलीज को टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज में। आगे जाऊंगा तो मैं इनका डिफरेंस बताऊंगा आपको डिटेल में। सिंपल सा भाषा में समझो तो टीयर 2 वो सिटीज होती है जो कि किसी भी स्टेट का कैपिटल होता है। जैसे आपको बिहार का हो गया पटना, यूपी का हो गया लखनऊ, तो ये सब आपको टीयर 2 आते हैं। बैंगलोर वगैरह को छोड़ दो, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, इन सबको छोड़ दो, बाकी जो भी स्टेट है उनके कैपिटल ऑलमोस्ट आपको टीयर 2 में आते हैं। टीयर 3 उसी स्टेट का आपको कुछ और बड़े बड़े आपको डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। टीयर 4 बहुत छोटे छोटे आपको यहाँ पे टाउन वगैरह आएंगे। तो यहां से आप क्या समझ रहे हो, V2 रिटेल क्या करते हैं? V2 रिटेल एक फैशन रिटेलर है जो कि फैमिली में सबके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सस्ते सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर इनका रेवेन्यू का बात करें तो मेंस वेयर से 41% आता है, लेडीज से 21% आता है, किड्स वेयर भी ये बनाते हैं एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे चप्पल वगैरह हो गया, फुटवेयर वगैरह हो गया, पर्स वगैरह हो गया। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या है, तो देखो, मेंस के लिए लोग शर्ट, टी शर्ट, जींस एंड ट्राउजर बनाते हैं, वुमेन्स के लिए कुर्ता, साड़ी एंड वेस्टर्न वियर एंड अदर्स के लिए किड वेयर एंड इनर वेयर वगैरह बनाते हैं। लाइफस्टाइल में फूड, बैग, फैशन एक्सेसरीज वगैरह। तो V2 रिटेल का मोड क्या है, कैसे पैसा बनाते हैं? देखो, ये लोग क्या करते हैं, सोर्स करते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम डायरेक्टली वेंडर्स एंड मैन्युफैक्चरर टू मेंटेन कॉस्ट एडवांटेज। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइवेट लेवल वगैरह वहां पे लगा देते हैं और अपने नेटवर्क के थ्रू, अपने स्टोर के थ्रू वहां पे सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, क्योंकि सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, खुद के हाथ में सब कुछ है। तो यहाँ पे इनको मार्जिन वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। जो आप लोगों का डाउट होगा सबसे बड़ा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में कौन कौन सा सिटीज आता है एंड होते क्या है। तो टीयर 1 सिटी आपको हो गया मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये सब आपको टीयर 1 में आता है। हैदराबाद भी हो गया, पुणे भी हो गया, ये सब आपको टीयर 1 में आता है। सिंपल भाषा में समझा जाए, जहां पे लोगों की आमदनी ज्यादा होती है। ज्यादा आमदनी होते ही होगी तो ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। तो इसीलिए टीयर 1 सिटी में क्या होता है, ज्यादा लोग अमीर होते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए होता है, तो वो टीयर टीयर आपको 1 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे लोगों का इनकम हाई है। क्योंकि हाई है, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, रेंटल यील्ड भी हाई होगा, रेंट भी वहां पे हाई होता होगा। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का प्रेजेंस वहां पे बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड कॉन्शियस, तो टीयर 1 सिटीज में आप देखते होंगे लोग सब ज्यादा ब्रांड पहनते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि फैशन रिटेल जो है, आपको V2 रिटेल जो है आपको ज्यादा टीयर 2, टीयर 3 में देखेगी। लेकिन अगर उनको अपने फ्यूचर के टारगेट को रीच करना है, मुझे ऐसा लगता है उनको टायर 1 में जाना ही पड़ेगा एंड दे विल हैव टू कम्पीट विद बिगर ब्रांड्स। मैं आगे इस पे अपना टेक दूंगा। टीयर 2 कौन सा सिटी हो गया, जैसे पटना, लखनऊ वगैरह, आपको भोपाल वगैरह, ये सब टीयर 2 में आ गया। टीयर 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोगों का इनकम बहुत ज्यादा होता है और बहुत कम होता है, वो भी नहीं है। जैसे बहुत कम कैसे, जैसे बेगूसराय हो गया, गया हो गया, बिहार का सिटीज वगैरह छोटा छोटा, गैंगटॉक वगैरह हो गया, ये सब आपको टीयर 3, टीयर 4 में आएगा। तो टीयर 2 में क्या होता है, लोगों का आमदनी आपको कम होता है, रेंट कॉस्ट वगैरह कंपेयर टू आपको टीयर 1 सिटीज वगैरह, एंड मीडियम होता है एक तरह से बोला जाए तो। ऑर्गेनाइज रिटेल का प्रेजेंस भी मीडियम होता है। एंड टीयर 3 में अगर देख लो तो लोगों का इनकम कम होता है, रेंटल कॉस्ट भी कम होता है, ऑर्गेनाइज रिटेल ना के बराबर होते हैं एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत हाई होता है यहाँ पे। आई होप कि आपको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का डिफरेंस पता चला हो। टीयर 1 में हाईएस्ट इनकम होता है, टीयर 2 में मीडियम एंड टीयर 3 में आपको लोअर होता है। तो ऑर्गेनाइज का ज्यादा आपको चांसेस है टीयर 1 में, लेकिन टीयर 3 में भी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी तो है। तो आपको ये जो कंपनी, क्या नाम है, V2 रिटेल, कहाँ काम करते हैं ज्यादा, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में। टीयर 4 इससे भी थोड़ा कम हो गया, उसमें पॉपुलेशन भी कम होता है, जैसे गैंगटॉक वगैरह आ गया आपको। अब हम लोग देखते हैं फास्ट फैशन एंड वैल्यू फैशन का डिफरेंस। वैल्यू फैशन में आपको V2 आ गया, वीमार्ट आ गया, एंड फास्ट फैशन में आपको जूडियो एंड जारा आ गया। ये क्यों मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप ये पूरा इंडस्ट्री समझो। मेरा काम है आपको पूरा इंडस्ट्री भी समझाना, ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में V2 रिटेल जैसी कंपनी को एनालिसिस करना। तो फास्ट फैशन क्या होता है, फास्ट फैशन यही होता है कि देखो, फैशन ना बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, तो लेटेस्ट ट्रेंड को क्विकली अडेप्ट करना। मान लो कोई नया ट्रेंड चल रहा है कपड़ा का, तो तुरंत वो अपने स्टोर में लेके आ जाएगा।
जाएगा। दैट इज फास्ट ट्रेंड, फास्ट फैशन हो गया, वैल्यू फैशन हो गया। वैल्यू फैशन हो गया कि अच्छे कपड़े को सस्ते दाम में देना इज वैल्यू फैशन। फास्ट फैशन क्या हो गया, आपको जल्दी से जल्दी नए नए फैशन को अडेप्ट करना। तो ये क्लियर कट बात है, ये यंग लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये फैमिली शॉपर है। वी टू रिटेल एंड वी मार्ट आर फॉर फैमिली। दिस इज वाई दे आर फॉर फैमिली। क्यों? क्योंकि ये लोग आपको लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे देते हैं। वहीं पे अगर फास्ट फैशन कंपनी देख लो, जैसे जूडियो, ज़ारा वगैरह हो गया, ये लोग बहुत जल्दी ट्रेंड को अडेप्ट करते हैं, नए नए ट्रेंड वाले कपड़े को बनाते हैं। इन्वेंटरी साइकिल भी इनका फास्ट हो, क्योंकि जल्दी आएगा नया कपड़ा, जल्दी बिक जाएगा वहां से। प्राइस सेंसिटिव मीडियम होता है। लेकिन अगर वैल्यू फैशन में देख लो तो आपको प्राइस सेंसिटिव वेरी हाई होता है। एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ, फास्ट फैशन एंड वैल्यू फैशन का डिफरेंस क्या है। फास्ट फैशन क्या हो गया, जो कपड़े फैशन में चल रहा है, मान लो मूवी वगैरह में कोई कपड़ा चल रहा है, कहीं फैशन वगैरह में हुआ है, कोई उसका चर्चा हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो लोग क्विकली अडेप्ट करेंगे और अपने स्टोर में लेके आएंगे। और वो अट्रैक्ट किसको करेगा, यंग लोगों को। क्योंकि देखो, फैशन से ज्यादा मतलब किसको होता है, यंग लोगों को होता है। एक बार आप एक पार्टिकुलर एज ग्रुप में पहुंच जाओ, फिर आपको फैशन से उतना मतलब नहीं था, यू वांट कंफर्टेबल वेयरिंग। तो ये जो है आपको फास्ट फैशन यंग लोगों के लिए है, लेकिन वैल्यू फैशन सबके लिए है, फैमिली के लिए है, बूढ़े बुजुर्ग सबके लिए है। एंड यहाँ पे क्या है कि प्राइस सेंसिटिव भी हाई होता है, क्योंकि ज्यादा इनका टीयर 2 टीयर 3 में ही होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड वैल्यू फैशन में फैशन सेंसिटिव थोड़ा कम होता है। अब हम लोग पीयर बेंचमार्किंग करते हैं। आप सोचो कि मैं पीयर के बारे में क्यों बता रहा हूँ इस कंपनी का, क्योंकि आपको समझ में आए कि लोग क्या होता है ना, कि जूडियो जैसी कंपनी को, ट्रेंड जैसी कंपनी को इनका थ्रेट मान लेते हैं। देखो, जूडियो हो सकता है फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा थ्रेट बने, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे इनका सबसे बड़ा थ्रेट है वी मार्ट। और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है ना, अनऑर्गेनाइज्ड, वो लोग इनके बहुत बड़े थ्रेट है आज के टाइम पे। तो V2 रिटेल आपको वैल्यू फैशन हो गई, जोडियो फास्ट फैशन हो गया, एंड ट्रेंड फैमिली फैशन हो गया, एंड आपको वीमार्ट अगेन वैल्यू फैशन हो गया। तो दोनों में आपको बहुत सिमिलरिटी मिलेगा वीमार्ट एंड V2 रिटेल में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जोडियो आपको फास्ट फैशन है, एंड ओनली यंग लोगों को, जो कॉलेज वॉलेज वाले होंगे या कॉलेज से पास आउट वाले होंगे, मोस्टली समझ लो 17-18 से लेके 25-30 साल के लोगों के लिए आपको जोडियो बना हुआ है। ज्योग्राफी क्या हो गया, V2 रिटेल आपको टीयर 2 टीयर 3 एंड टीयर 4 में है, एंड वहीं पे जोडियो आपको टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 में है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड आपको टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, एंड अगेन वी मार्ट टीयर 2 टीयर 3 एंड टीयर 4। तो यहाँ पे भी दोनों में कॉमन है। अगेन आपको समझ में आया होगा, V2 रिटेल एंड वी मार्ट दोनों एक जैसे है कंपनी है। पोजिशनिंग क्या है, V2 रिटेल भी वैल्यू फैशन है, वी मार्ट भी वैल्यू फैशन है, और ये भी टीयर 2 टीयर 3 में काम करते हैं, ये भी टीयर 2 टीयर 3 में। वहीं पे जूडियो एंड ट्रेंड वगैरह क्या हो गया, ये लोग आपको टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 में काम करते हैं, और ज्यादातर टीयर 1 में है। कपड़ा तो बहुत चीप लगता है मुझे जूडियो का, आई विल नेवर प्रीफर बाइंग देयर। ये फास्ट फैशन मुझे तो समझ में नहीं आता है, कचरा कपड़ा होता है ये सब, पता नहीं आजकल क्या क्या चलने लगा है। मेरा पर्सनल व्यू है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है। प्राइसिंग क्या होता है, V2 रिटेल का लोएस्ट होता है, यहाँ पे भी लो होता है, इसीलिए इसको वैल्यू फैशन मिलता है। कम पैसे में अच्छा कपड़ा देते हैं। वैसे मैं V2 रिटेल गया नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैं जहां रहता हूँ वहां पे V2 रिटेल का स्टोर है नहीं अभी। और जब मैं अपने होम टाउन में जाता हूँ मैंने देखा नहीं है, मैं भी कभी और जाऊंगा तो देखूंगा, लेकिन मैं आज तक इनके स्टोर गया नहीं हूँ, तो मैं इन डिटेल बता नहीं सकता हूँ एक्चुअली में पर्सनल बेसिक इनके प्रोडक्ट कैसे होते हैं। जैसे मैं जूडियो का बता सकता हूँ, जूडियो का कपड़ा का क्वालिटी एकदम बेकार होता है, ट्रेंड का भी उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ शोरूम वगैरह जाके ही खरीदना। इन सब का कपड़ा मुझे एकदम वाहियात लगता है, नेवर प्रीफर देयर क्लोथ, ठीक है। की स्ट्रेंथ क्या है, वैल्यू है, फैशन स्पीड है, यहाँ पे स्केल वगैरह है। तो यहाँ पे आप क्या समझ में आ रहा है आपको, कि इनका जो बड़ा कंपटीटर है V2 रिटेल का, दैट इज वी मार्ट। इट इज नॉट आपको जूडियो एंड ट्रेंड, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है जूडियो क्या करेगी, टीयर 2 टीयर 3 में बहुत जोर से एक्सपैंड करेगी, एंड इट कैन क्रिएट थ्रेट टू V2 रिटेल। और मुझे इनका प्राइस पॉइंट और इनका प्राइस पॉइंट सेम ही लगता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो इनका क्या 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 फायदा है V2 रिटेल का, कि ये लोग जहां पे स्टोर खोलते हैं लो रेंट लेता है इनसे, ठीक है। तो जूडियो भी अगर जाएगी टीयर 2 टीयर 3 में, तो उनसे भी तो लो रेंट लेगा ना। तो मेरे हिसाब से जूडियो कैन बिकम थ्रेट टू V2 रिटेल इन फ्यूचर, एटलीस्ट जब वो बड़ा स्केल पे जाएंगे, 1000+ स्टोर जब V2 रिटेल का हो जाएगा, देन जूडियो कैन बी अ थ्रेट फॉर देम। आगे मैं बताऊंगा डिटेल में, एक अलग से डॉक्यूमेंट इसके लिए मैं बना के रखा हूं। तो अगेन आपको ये पता चला होगा कि V2 रिटेल का एक्चुअल कंपटीटर इज वी मार्ट, नॉट जूडियो एंड ट्रेंड्स। आज के टाइम पे ट्रेंड्स तो कहीं आता नहीं है आज के टाइम पे, थोड़ा बहुत जो कंपटीशन है आपको वो जूडियो से है।
अब आगे जाते हैं डिफाइनिंग द कंपटीशन। ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुका हूं आपको, वी मार्ट से बहुत हाई कंपटीशन है, जो जूडियो से आप हाई समझ सकते हो, बाजार स्टाइल वगैरह से है, एंड रिलायंस ट्रेंड से मीडियम के आसपास है। क्योंकि वी मार्ट जो है आपको वहां वहां है जहां पे आपको वी टू रिटेल है, दिस इज वाई वी मार्ट इनके कॉम्पिटिटर्स हो गए। मेरा काम था आपको ये सारे सेक्टर्स के चीजों को समझाना। अब आते हैं हम लोग मेन चीज पे। मेन चीज क्या हुआ, हम लोग इनका मैट्रिक देखेंगे, कुछ ऐसे मैट्रिक्स को देखेंगे जिनकी वजह से इनके बिजनेस को एनालिसिस करने में हमें बहुत हेल्प हो, और वो मैट्रिक का यूज करके हमको समझ में आ जाए कि बिजनेस डायरेक्शनली किधर जा रही है। वो कौन कौन से मैट्रिक होते हैं? जो सबसे पहला मैट्रिक और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। उनका जो सेम स्टोर था लास्ट साल और अभी, तो उन दोनों के बीच में कितना ग्रोथ आया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा इस साल का सेल्स माइनस प्रीवियस साल का सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस। फॉर एग्जांपल मान लो कि पिछले साल कंपनी के पास 100 स्टोर था, कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, लेकिन इसी साल उस 100 स्टोर से कंपनी ने 110 करोड़ कमाया। तो सेम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना हुआ? 10% का। 10% इज अ हेल्दी नंबर। सेम नंबर ऑफ स्टोर से कंपनी कितना ग्रोथ कर पा रही है अपने रेवेन्यू में। तो किसी भी कंपनी को इस सेगमेंट में अगर एक्सप्लोर करना है तो उसका ट्रिपल एस जी भी अच्छा होना चाहिए, एंड मैं आगे कुछ बताऊंगा वो भी अच्छा होना चाहिए। वो क्या है? नंबर ऑफ स्टोर एडेड। तो देखोगे यहाँ पे क्लियर कट, तो ये कुछ नंबर होता है। अगर ये निगेटिव है दैट इज पुअर परफॉर्मेंस। अगर किसी भी कंपनी का, किसी भी ऐसे रिटेलर का आप देखोगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ निगेटिव जा रहा है, इट इज अ रेड फ्लैग। आपको वहां से दूर रहना है। 5 से 10% को हेल्दी मान सकते हो, 10 से 15% आपको एक्सेलेंट, ये 15% से ऊपर जो है वो एक्सेप्शनल होता है। अरे वी टू रिटेल आपको ये हेल्थी वाले सेगमेंट में आज के टाइम पे तो बिलोंग करती है FY26 के हिसाब से। आगे जाके फ्यूचर में देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आया सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होता है। मान लो इनके पास एक साल पहले 100 स्टोर था और उस 100 स्टोर से पहले आया था 100 करोड़ का रेवेन्यू, अब आया है 110 करोड़ का रेवेन्यू। उसका मतलब क्या हुआ? 10% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर सेम स्टोर में ऑन एन एवरेज। अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपेंशन को। तो दूसरा कौन सा है? सेल्स पर स्क्वायर फीट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, क्योंकि इसी का यूज करके जब मैं फ्यूचर कैलकुलेशन करूंगा, इसी का यूज करके रेवेन्यू वगैरह डिराइव करूंगा, रफ रफ एस्टिमेट्स वगैरह। तो इसका मतलब क्या होता है? सेल्स पर स्क्वायर फीट। तो कंपनी का रेवेन्यू को ले लो ओवरऑल डिवाइडेड बाय टोटल उनका एरिया। क्या होता है ना कि मान लो कंपनी ने एक बिल्डिंग लिया, दूसरा लिया, तीसरा स्टोर लिया, चौथा लिया, तो हर आपको क्या बोलते हैं स्टोर का ना एक सरफेस एरिया होगा। तो क्या होगा? रेवेन्यू पर टोटल डिवाइड कर दोगे रिटेल एरिया से, तो वो आपको निकल जाएगा सेल्स पर स्क्वायर फीट। और किसी भी कंपनी को डायरेक्शनली पॉजिटिव जाना है तो क्या करना है? अपना सेल्स पर स्क्वायर फीट को इंक्रीज करना है। सेल्स पर स्क्वायर फीट को इंक्रीज करना है। मान लो पिछले साल एक स्क्वायर फीट में कंपनी का 1000 करोड़ का रेवेन्यू आया और अगले साल 1100 करोड़ का आया, मतलब वो कंपनी इंप्रूव कर रही है। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक लेके जाओ आप मेरे से, वो क्या है? कंपनी का मैच्योर स्टोर का पर स्क्वायर फीट आपको रेवेन्यू आता है 1200 करोड़ रुपए का, एंड न्यू स्टोर का आता है 720 से 730 करोड़ का। मैनेजमेंट का बोलना है 3 से 4 साल में हमारे सारे स्टोर्स मैच्योर हो जाते हैं। उसका मतलब क्या है? पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू 1200 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब हम एक और नए मैट्रिक पे आते हैं, उसका नाम है स्टोर एडिशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक हुए। तीसरा कौन सा है? क्लोजिंग स्टोर माइनस ओपनिंग स्टोर। स्टोर एडिशन वही हुआ ना कि देखो कंपनी का मान लो FY26 में 300 स्टोर था, FY27 में 500 बनेगा, तो स्टोर एडिशन कितना हुआ? 200 स्टोर इन्होंने ऐड किया, दैट्स ऑल। ये 3-4 पैरामीटर मिला के ना कंपनी का ग्रोथ डिराइव होता है। पहला कौन सा है? सेम स्टोर ग्रोथ, सेम सेल्स ग्रोथ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ठीक है, ये मान लो अच्छा है। देन आपको नंबर ऑफ स्टोर एडिशन भी अच्छा है, सेल्स पर स्क्वायर फीट भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस कंपनी इज बाउंड टू एक्सप्लोड इन फ्यूचर, ठीक है। तो कौन कौन सा मैट्रिक अभी तक हमने देखा? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, दूसरा हमने देखा सेल्स पर स्क्वायर फीट, एंड थर्ड है स्टोर एडिशन। देखो मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं आपको,
क्योंकि आप ना जाके किसी दूसरे कंपनी का भी एनालिसिस अच्छे से कर सको, ठीक है, समझ सको कि दूसरी कंपनी क्या करती है, उसका खुद से नंबर निकाल सको। मैं आपको एक का निकाल के दिखा रहा हूं, आपको सबका खुद करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा मैट्रिक देखा मैंने, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे अगर 10% के आसपास रहता है तो नंबर बहुत ही अच्छा है, 5 से 10% पे ठीक है, निगेटिव है तो रेड फ्लैग है, 2-3% है तो खराब है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज द फर्स्ट मैट्रिक। सेकेंड है आपको सेल्स पर स्क्वायर फीट विद टाइम, ये बढ़ना चाहिए, स्टोर एडिशन कितना नया स्टोर ऐड हुआ है। देन आपको ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन इज सिंपल, जो मार्जिन बढ़ना चाहिए। इन्वेंट्री डेज, अगेन इन्वेंट्री बहुत जल्दी चर्न होना चाहिए, इन्वेंट्री डेज जितना कम होगा उतना अच्छा बिजनेस के लिए। अब मैं जाता हूं आपको कंपनी का परफॉर्मेंस वगैरह दिखाता हूं। देखो FY 25 और FY 26, तो यहां से क्या समझे, तीन जो सबसे बड़ा मैट्रिक है वो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये 10% के आसपास होना चाहिए, 7-8% तो होना चाहिए अगर कंपनी अच्छी कर रही है। स्टोर एडिशन भी 30-40% से होना चाहिए, सेल्स पर स्क्वायर फुट भी बढ़ना चाहिए। तब तीनों जाके आपको कंपनी को एक्सप्लोर कराएगा फ्यूचर में, आगे मैं दिखाऊंगा जब फोरकास्ट वगैरह करूंगा। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट क्वालिटी एंड हेल्थ के लिए आपको ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए, इन्वेंट्री डेज अच्छा होना चाहिए, इन्वेंट्री डेज कम होना चाहिए क्योंकि जल्दी जल्दी फटाफट इन्वेंट्री खाली हो, पूरा नया सामान आया, नया सामान फटाफट बिक जाए। अब आते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं FY 25 ओवर FY 26। तो देखो रेवेन्यू 63% जंप किया था, लेकिन रेवेन्यू इज फंक्शन ऑफ दिस, इन तीनों चीजों पे, ये दो चीज पे रेवेन्यू आपको डिपेंड करता है। कौन सा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देन स्टोर काउंट, अगर ये दोनों बढ़ेगा तो रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो सेम स्टोर, स्टोर कितना बड़ा था, लगभग 136 स्टोर कंपनी ने ऐड किया था, वो कितना होता है, लगभग 70% के आसपास होता है। 136 डिवाइडेड बाय 189 कितना होता है भाई, 136 डिवाइडेड बाय 189, लेट मी चेक, एक मिनट, मैं मैट्रिक यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। 136 डिवाइडेड बाय 189 या 70%, 72% इनका स्टोर नया ऐड हुआ है। तो मेरे हिसाब से दैट मैट्रिक इज ऑसम, औसम मैट्रिक है। उसके बाद है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 8.6%, इसका मतलब क्या है, हेल्दी है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, अगर किसी भी कंपनी का आपको 5 से 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है, दैट मींस इट इज हेल्दी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हेल्दी है, स्टोर काउंट इज सुपर हेल्दी, ग्रॉस मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट है, तो कंपनी डायरेक्शनली आपको अच्छी जा रही है FY 25 अक्रॉस FY 26। एंड नॉट ओनली दैट, पैट मार्जिन बढ़ा है। ऐसी कंपनी जैसे जैसे नए स्टोर ऐड करते जाएंगे, एक टाइम तक इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता ही जाएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ और इफिशिएंसी वाला पैरामीटर देखते हैं। एवरेज बिल वैल्यू का क्या सीन है, एवरेज बिल वैल्यू क्या हुआ, मान लो तुम गए खरीदने के लिए, मतलब लास्ट साल गए थे खरीदने के लिए, तो लास्ट साल एवरेज बिल वैल्यू कितना होता था और आज के टाइम पे कितना है। तो आप देखोगे एवरेज बिल वैल्यू, मन मेरे ख्याल से बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। लास्ट ईयर जो कोई भी बिल करवाता था तो कितने का सामान खरीद के जाता था, और आज इस साल कितने का जा रहा है, तो क्लियर कट देखोगे एवरेज बिल वैल्यू आपको बढ़ा है, 925 रुपया हो गया, जो कि 7.7% का इंक्रीमेंट है, विच इज आई थिंक इज सुपर नंबर। एवरेज सेलिंग प्राइस पहले 297 का था, अब 327 का हो गया है, वो भी आपको 10% इंप्रूव हुआ है, वो भी अच्छी बात है आपको। तो ये सब मैट्रिक कंपनी का सारा मैट्रिक अच्छा है। एक और चीज क्या है, फ्यूचर प्राइस सेल्स, फुल प्राइस सेल परसेंटेज, देखो कंपनी ना डिस्काउंट देना कम प्रीफर करती है, नॉन डिस्काउंटेड सेल्स पे ज्यादा बिलीव करती है। तो FY 25 में देखोगे तो 88% इनके सामान जो बिके थे वो डिस्काउंटेड नहीं थे, और वो बढ़ के अब 90% हो गए, तो ये भी एक अच्छी मैट्रिक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, FY 25 अक्रॉस FY 26 स्टोर काउंट इज सुपर पॉजिटिव, 70% जंप आया है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अगेन 8.6%, तो बहुत अच्छा नंबर है। उसके अलावा देखोगे तो एवरेज बिल वैल्यू भी आपको 7.7% से बढ़ा है, एवरेज शेयर पर सेलिंग प्राइस भी बढ़ा है, एंड फुल प्राइस सेल्स परसेंटेज भी आपको बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे मैट्रिक्स अच्छे हैं, और वर्किंग कैपिटल इनका थोड़ा डेटोरिएट हुआ है, उसके बारे में आपको आगे बात करूंगा। और ये क्या है, सेल्स पर स्क्वायर फीट एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग द डिप। तो यहां पे क्या था, FY 25 का इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट एक अगेन मैट्रिक होता है, ये भी इंप्रूव होगा तो कंपनी विल एक्सप्लोड। तो सेल्स पर स्क्वायर फीट क्या था, लास्ट ईयर इनका था 1017 रुपए, अब हो गया 925 रुपए। इसका रीजन क्या था, कंपनी हाइपर एक्सपेंशन की है, कंपनी ने 70% नए स्टोर ऐड किए हैं, तो उससे क्या
क्या हुआ, जो नया स्टोर है उसका आपको ऑपरेट कर रहा है 722 730 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, पुराने स्टोर 1200, तो वो इनको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। जो नए स्टोर इन्होंने ऐड किए उनका रेशियो भी ठीक ठाक था, तो उसने क्या किया, कंपनी का ओवरऑल जो है उसको डिक्लाइन कर दिया थोड़ा सा, बट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। कोई ऐसा चीज नहीं है कि जस्टिफिकेशन चाहिए इसके लिए, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाला चीज है। क्योंकि इन्होंने एक्सपैंड ज्यादा किया तो इनका आपको क्या बोलते हैं, पीए सब घट गया, पर स्क्वायर फीट सेल्स घट गया। टोटली जस्ट एफएल नंबर, कोई भी यहाँ पे दिमाग लगाने का बात नहीं है। इट्स इट्स अंडरस्टैंडेबल, मतलब अंडरस्टूड थिंग है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इनका ग्रोथ वगैरह का प्लान वगैरह देखते हैं। देखो FY22 से FY24 इनके लिए स्टेबलाइजेशन वाला फेज था, FY25 से FY26 इनका हाइपर ग्रोथ का है, और FY27 में इनका टारगेट 170 से 200 करोड़ ऐड करने का, और इनका लॉन्ग टर्म विजन है 2500 स्टोर्स करने का। उसी पे मैं आपको फाइनली एक अपना टिक दूंगा। तो FY27 का क्या टारगेट है इनका, 170 से 200 स्टोर ऐड करने का और ले जाने का अपने स्टोर काउंट को क्या बोलते हैं 500 तक। उसके बाद ये लोग हर साल, उसके बाद FY28 में आई थिंक 200-250 स्टोर ऐड करेंगे। 50-55% का ये लोग आपको ग्रोथ वगैरह का टारगेट दे रहे हैं। तो अब हम लोग एक स्टोर का इकोनॉमिक समझ रहे हैं। देखो ये सब क्यों समझ आता हूं मैं, क्योंकि अगर आप ये सब समझोगे ना तो आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो क्या चीज है यहाँ पे, एक स्टोर में इनका कितना कैपेक्स लगता है। पहले तो देखो इनका क्या होता है, कोई भी नया स्टोर बनाएंगे उसमें लाइटिंग वगैरह लगाएंगे, फर्नीचर वाला काम करेंगे, उसमें खर्चा होगा, ठीक है। उसके अलावा ये लोग इन्वेंट्री भी तो बिल्ड करेंगे, कपड़ा भी तो खरीद के लाएंगे, वो भी कैपेक्स है। तो एक स्टोर में ऑन एन एवरेज इनका 2.5 करोड़ से 2.8 करोड़ का खर्चा होता है। तो टोटल रिक्वायरमेंट फॉर 200 स्टोर 540 करोड़। तो वो करेंगे कैसे, इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, कैश बैलेंस से करेंगे, डेप्ट वगैरह लेंगे। मैनेजमेंट का ये बोलना है कि डेट इज प्रीफर्ड चॉइस अपने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। इनको एक स्टोर खोलना है, इनको 2.6 करोड़ से 2.8 करोड़ का खर्चा चाहिए। क्यों, क्योंकि स्टोर का लाइटिंग वगैरह ये खुद लगाते हैं, जो वो फर्नीचर वगैरह यूज होता है वो खुद लगाते हैं, और उसके अलावा इन्वेंट्री भी तो मैनेज करना है। तो एक स्टोर पे इनका 2.8 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है, कैपेक्स आता है। और उसे फंड कैसे करेंगे, इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, कैश बैलेंस से करेंगे, डेप्ट वगैरह ले लेंगे। अभी इनका इक्विटी डाइल्यूट करने का प्लान नहीं है, विच इज गुड मेरे हिसाब से, टोटली वेरी वेरी गुड। अब मैं आगे जाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं स्टोर के बारे में, ठीक है। ये सब मैट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब मैट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस मैट्रिक कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट रेवेन्यू, फ्यूचर रेवेन्यू बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस। तो ये नए स्टोर का आप बता रहे हैं, ठीक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आज से 10% का टारगेट दे रहे हैं, और इनका जो नया स्टोर होगा वो कैसे मैच्योर करेगा। ईयर 1 में 730 पर स्क्वायर फीट इनका रेवेन्यू बनेगा, ईयर 2 में 900,050 पर स्क्वायर फीट का बनेगा, एंड ईयर 4 में इनका 1200 करोड़ के 1200 रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट का रेवेन्यू बन सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। जो भी नए स्टोर ये खोलते हैं ना, उनका पहला साल जो है 730 करोड़ का पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू बनता है, एंड ये जो रेवेन्यू है ये ऑलरेडी इबिटा पॉजिटिव है आपको, ठीक है। ईयर 2 ईयर 3 में ये लोग क्या करेंगे, उसी स्टोर को लेके चले जाएंगे 900 करोड़ पे, एंड 900 करोड़ से लेके 1050 करोड़। एंड ईयर 4 में कंपनी जो है आपको अपने अच्छे खासे लेवल पे एज ए मेच्योर स्टोर काम करने लग जाएगी। अब हम आते हैं इनका एस्टिमेशन वगैरह करते हैं। देखो ये मैंने अपने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हो कि क्या क्या रेवेन्यू वगैरह हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा थोड़ा डिटेल में। अब हम रिस्क एंड इन्वेस्टर कंसर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, डिक्लाइनिंग पीएस पर स्क्वायर फीट सेल्स। तो इस पे मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपको ये डिक्लाइन क्यों किया, तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टोर यहाँ पे ऐड हुए तो इनका ये डिक्लाइन हुआ, दैट इज टोटली जस्टिफाइबल आंसर। दूसरा कौन सा है, इन्वेंट्री स्पाइक। इन्वेंट्री आपका क्यों भरा, तो उस पर मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि बहुत सारे नए स्टोर खोल रहे हैं तो उसके लिए इन्वेंट्री जमा करके रख रहे हैं। उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न वगैरह चल रहा है वो भी एक फैक्टर है। देन आपको क्रिटिकल इशू, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड मार्जिन कंटिन्यूटी। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को लेके मैनेजमेंट से पूछा गया क्या आप 8 से 10% को मेंटेन कर सकते हो एग्रेसिव एक्सपेंशन की जरूरत है। मैनेजमेंट बोला यस हम कर सकते हैं, थ्रू बेटर सोर्सिंग टेक्नोलॉजी एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग वगैरह के थ्रू ये लोग कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा दाम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा पर स्क्वायर फीट आपको सेल्स इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा लोगों को ज्यादा लेके आएंगे, आपको क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग वगैरह के थ्रू, दैट्स ऑल। वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है ना ये सब चीज। अगर किसी ने आपको बोला कि जैसे जूडियो वगैरह के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, वेस्ट लाइफ वगैरह के बारे में आपको कैसे
कैसे पता चला, वर्ड ऑफ माउथ से पता चला होगा। वैसे ही लोअर ग्रॉस मार्जिन पे मैनेजमेंट का क्या बोलना है, जैसे किसी ने पूछा कि आपका बी मार्ट से थोड़ा लो मार्जिन है, बी मार्ट वगैरह से, तो उस पे मैनेजमेंट ने यही बोला कि हम ये इंटेंशनली करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं अपनी कस्टमर को पास कर दूं अपने सेविंग को, और ज्यादा फुटफॉल्स हो हमारे यहाँ, ज्यादा लोग आए, हम लोग वॉल्यूम का गेम खेलेंगे। और उसके अलावा कुछ कुछ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स समरी। तो यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये आपको कॉम्पिटिटिव थ्रेट वी मार्ट को मानते हैं, वी मार्ट से भी ज्यादा ये लोग एक्चुअली अनऑर्गेनाइज प्लेयर वगैरह को ज्यादा अपना वो कंपटीटर मानते हैं। वी मार्ट बोलते हैं कि वी हैव लॉट ऑफ रूम टू ग्रो मैनेजमेंट के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि वी मार्ट इज इन देयर कैटेगरी, जूडियो फ्यूचर में बन सकता है, और आज के टाइम पे अनऑर्गेनाइज्ड वाले ही इनके असली कंपटीटर हैं। देन दूसरा कौन सा हो गया कि ये लोग फंडिंग वगैरह को कैसे करेंगे, तो फंडिंग वगैरह इंटरनल एक्रूवल वगैरह सही करेंगे, क्यूआईपी उठाया हुआ था इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, FY27 का फॉरकास्ट करते हैं। देखो FY27 का मैंने 3 केस यहाँ पे फॉरकास्ट किया हुआ, अगेन इट इज माय कैलकुलेशन, आई कैन गो रॉन्ग, इस बात पे ध्यान देना। तो सीन क्या है यहाँ पे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 7% से मैंने 10% लेके कैलकुलेट किया FY26 ओवर FY27। देखो ये कैलकुलेशन सिंपल सा समझ लो मैंने कैसे किया है। ये कैलकुलेशन आप कैसे करना है, देखो कंपनी का ना आपको टोटल एरिया दिया हुआ होता है, टोटल एरिया निकाल सकते हो, एंड पर स्क्वायर फीट सेल्स कितना होता है, देयर आर मल्टीपल नंबर्स होते हैं जिसका यूज करके आप ये निकाल सकते हो। तो मैंने ये रफ निकाला हुआ है। तो मुझे क्या आता है, मुझे आता है FY26 का कंपनी का रेवेन्यू मिनिमम 4160 करोड़ तो बनना चाहिए, 36% का ग्रोथ होना चाहिए। अगर कंपनी जो बोल रही है वो डिलीवर करे, बियर केस में भी देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इंपैक्ट दिस कंपनी, और कंपनी का आपको बुल केस में रेवेन्यू 4500 करोड़ के आसपास का बन सकता है, और वो कितना बनता है, ईयर ऑन ईयर 47% का आपको ग्रोथ बनता है, 47-48% का। गिवन की कंपनी 200 नए स्टोर आपको ऐड करेगी, एंड जो नए स्टोर होगा उनका पर स्क्वायर फीट आपको इतना रेवेन्यू आएगा, और एज्यूमिंग कि सेम SSSG आपको 10% का रहेगा। अगेन बुल केस क्या है कि कंपनी अपने स्टोर के पर स्टोर रेवेन्यू को 10% से इंक्रीज करेगी, नए नए स्टोर आपको 200 ऐड करेगी, नए स्टोर का आपको जो पैसा है वो पर स्क्वायर फीट वो 775 रुपए आएगा, तो उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू आपको इतना बनता है, एरिया ग्रोथ इतना बनता है। दीज कैन बी इजिली कैलकुलेटेड, एंड ये सब है EBITDA एंड पैट का फॉरकास्ट FY27 का। तो बुल केस में 294 करोड़ का पैट बनता है, एंड कंपनी का अभी के टाइम पे पैट कितना है देखा जाए तो 163 करोड़। तो कितना जंप ये बन सकता है, ये आपको 294/163 एक बार मुझे कर लेने दो, क्या कंपनी का पैट लेवल में आपको ठीक ठाक जंप आ सकता है, 290 डिवाइडेड बाय 163, दैट इज कंपनी का FY26 ओवर FY27 पैट जंप कैन बी 80%, अगर ये वाला मैट्रिक देखा जाए। अगेन मैं डिटेल में और बताऊं, अब मैं आपको बता देता हूं कि वो रेवेन्यू जो मैंने कैलकुलेट किया वो कैसे किया। तो सिंपल सा भाषा में समझा जाए तो FY26 रेवेन्यू को मैंने बेस लिया, अब एज्यूम किया कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 8.5% हो, तो टोटल डेल्टा वहां से कितना आएगा, 261 करोड़ का। न्यू स्टोर जो ये ऐड कर रहे हैं उससे 852 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, स्टोर मैच्योरेशन इफेक्ट से फर्दर 150 करोड़ तक का आ सकता है। FY27 का रेवेन्यू एस्टिमेट 4330 आपको बेस केस में बनता है। बुल केस में कितना था, बुल केस में आपको 4500 करोड़ के आसपास जा सकता है कंपनी का रेवेन्यू। अगेन ये आपको बुल केस बियर केस हो गया, रीड कर लो। अब मैं आगे जाता हूं FY28 का कंपनी का, मैं अपना रफ कैलकुलेशन दिखा देता हूं। तो अगेन यहाँ पे बियर केस है, बेस केस है, बुल केस है। देखो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया उसमें एज्यूम किया कि कंपनी आपको 500 करोड़ का टारगेट, 500 स्टोर का टारगेट FY27 में मीट कर देगी। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद FY28 में क्या हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 2-3 साल का विजिबिलिटी देखो एटलीस्ट। तो मान लो कंपनी आपको बियर केस में 185 स्टोर ऐड करेगी, एंड देन ये आपका 725 दैट इज 225 एंड 255 स्टोर के आसपास ये ऐड करेंगे। तो कंपनी का रेवेन्यू इतना बन सकता है, नंबर देख लेना, पढ़ने का जरूरत नहीं है मुझे। तो पैट मुझे कितना लगता है, बियर केस में 305 करोड़ का पैट बन सकता है, बेस केस में 375 एंड बुल केस में 463। पैट मार्जिन विल इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। क्यों बढ़ेगा, देखो सेम जो स्टोर है अगर उससे सेल्स बढ़ रहा है लेकिन वहां से खर्चा तो नहीं बढ़ेगा ना उस रेट से, तो गोइंग फॉरवर्ड जब कंपनी के स्टोर मैच्योर होंगे तो इनका पर स्टोर रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन खर्चा उतना नहीं बढ़ेगा।
तो इनफैक्ट आपको क्या होगा, पैट मार्जिन बूस्ट होगा। इन बुल केस इनका 6% के आसपास पैट मार्जिन आराम से जा सकता है, इवन उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी जा सकता है, ऊपर ही जा सकता है। तो यहाँ पे क्या सीन है, कंपनी का पैट सीएजीआर इन बियर केस मुझे 37% का लगता है, जो कि मुझे इस कंपनी को टोटली इंटरेस्टिंग नहीं दिखती है। अगर कंपनी आपको 37% से अपने पैट को अगले 2 साल ग्रो करे तो आई डोंट थिंक दिस कंपनी आज के टाइम पे इंटरेस्टिंग, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 56.6 का है, तो उस हिसाब से कंपनी का पेग रेशियो 1.52 का बनता है, नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल। दूसरा कौन सा है, अगर मान लो कंपनी बेस केस को डिलीवर करती है तो उस हिसाब से कंपनी का पैट आपको 52% से ग्रो कर सकता है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। इट मेक्स कंपनी थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टिंग। देन आपको थर्ड कौन सा टारगेट है, थर्ड है इनका दैट इज बुल केस। बुल केस में कंपनी अपने पैट सीएजीआर को 69% से ग्रो कर सकती है, ऑलमोस्ट ट्रिपल कर लेगी अपने पैट को, वहां पे कंपनी इंटरेस्टिंग बनती है। पेग रेशियो बनेगा 0.82, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टोर एडिशन ट्रैक करते रहो, कंपनी कर पा रही है कि नहीं। अगर 500 का टारगेट ये FY27 में अचीव नहीं करते हैं तो ये जो बुल केस है FY28 के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम थोड़ा लॉन्ग टर्म का बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म का इनका क्या प्लान है, 2000 से 2500 स्टोर करने का बाय FY35 टू FY40 रख लो, कोई कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने। इस पे मेरा क्या टेक है, उसके लिए आपको मैथ समझना पड़ेगा। भारत में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, 750 से 800 रख लो ऑन एन एवरेज, जिसमें से टीयर 1 सिटीज आपको 8 से 10 बनते हैं। टीयर 1 सिटीज में कोई भी बहुत सारा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का पैसा भी बहुत ज्यादा होता है, तो एक एक सिटी में ना आप कम से कुछ नहीं तो 8-10 स्टोर खोल ही सकते हो। टीयर 2 सिटी में क्या होता है, एक सिटी में आप 3-4 स्टोर खोल सकते हो, जैसे पटना वगैरह हो गया, लखनऊ वगैरह हो गया, भोपाल वगैरह, वहां पे 3-4 खोल सकते हो। लेकिन टीयर 3 टीयर 4 में इट इज डिफिकल्ट। जैसे मैं जहां का बिलोंग करता हूं, मैं जहां जहां रहा हूं, जैसे मैं बिहार के एक छोटे से स्टेट डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं, वहां पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी 2 स्टोर खोल सकती है, इट्स नॉट दैट बिग। और मैं गैंगटॉक में भी रहा हूं, क्या गैंगटॉक में भी मुझे लगता है कि ये 2 स्टोर खोल सकते हैं, आई डोंट सी इट हैपनिंग, क्योंकि गैंगटॉक उतना बड़ा है ही नहीं। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे ये इस टीयर 2 सिटी में मान लो ये 3-4 स्टोर ज्यादा ज्यादा खोल सकते हैं, टीयर 1 में इनको जाना ही पड़ेगा, टीयर 3 टीयर 4 में डिफिकल्ट की एक से ज्यादा करे, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। एटलीस्ट सारे टीयर 3 टीयर 4 में तो ये कर नहीं सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ तो यहाँ पे सिटीज है ना भारत का, वो बहुत छोटा है, 50,000 1 लाख पॉपुलेशन है, तो वहां पे सेंस नहीं बनता है। मुझे आज के टाइम के हिसाब से इट कैन चेंज। तो इनका 2 सिनेरियो बनता है, कंजर्वेटिव एक एग्रेसिव। कंजर्वेटिव क्या है कि ये क्या करते हैं, 350 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेते हैं एंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 स्टोर करेंगे, तो उस हिसाब से 1450 स्टोर का टारगेट मुझे अचीवेबल लगता है विदाउट गोइंग टू टीयर 1। एंड अगेन दूसरा कौन सा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये 404 स्टोर खोल लेते हैं, तो इस हिसाब से क्या बनता है, 1600 स्टोर का टारगेट बनता है। तो मुझे लगता है इनको थोड़े और छोटे छोटे जगह भी जाने पड़ेंगे एंड टीयर 1 टीयर 2 भी जाने पड़ेंगे, सॉरी टीयर 1 सिटीज भी जाने पड़ेंगे। और जब टीयर 1 टीयर 2 जाएंगे तो जूडियो वगैरह बैठी हुई है, रिलायंस ट्रेंड बैठी हुई है, तो दे कैन फेस मार्जिन कॉम्प्रेशन वगैरह लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस कंपनी को मुझे आज के टाइम के हिसाब से FY28 तक ही देखना है। दैट्स माय टेक ऑन V2 रिटेल। तो V2 रिटेल आज के टाइम पे कैसी कंपनी है, V2 रिटेल अच्छी कंपनी, अच्छी कर रही है एंड ओके ओके अपॉर्चुनिटी है, 69% से पैट को ग्रो कर सकती है, 57 के पीई पे अवेलेबल है, तो 0.82 का आपको इनका पेग रेशियो बनता है। देखो बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। मुझे लगता है अगर ये कंपनी ये टारगेट को अचीव कर दे तो पैसा तो ये कंपनी बना सकती है, कितना बनाएगी वो मुझे नहीं पता, पैसा बनाने का मुझे इसमें पोटेंशियल लगता है। अगेन इट्स यू नीड टू ट्रैक दिस कंपनी, और सबसे बड़ा क्या मैट्रिक है ट्रैक करने के लिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को टारगेट करो, ट्रैक करो, देखो 8 से 10% का टारगेट अचीव कर पाते हैं कि नहीं, एंड स्टोर काउंट कितना ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर मैं 69% का दिखा रहा हूं ये तभी पॉसिबल होगा जब सेम स्टोर सेम सेल्स स्टोर सेम स्टोर का जो ग्रोथ है वो आपको 8 से 10% तक बढ़ेगा, एटलीस्ट 10% बढ़ेगा, एंड ये स्टोर भी अच्छे खासे ऐड करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो V2 रिटेल का अच्छा लगा हो। एंड अगेन आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन अगर मेरे से सीखना है, समझना है मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह कैसे करता हूं, तो पिन कमेंट में दिया हुआ लिंक में मेरा एक सेशन है, ऑनलाइन लर्निंग सेशन, उसको आप ले लो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अगेन वहां पे आपको मेरा पोर्टफोलियो सेशन का भी वीडियो मिल जाएगा, वो भी ले सकते हो, दोनों साथ में लेगो तो डिस्काउंट मिलेगा, नीचे पढ़ लेना क्या क्या है, आपको डिटेल में समझ में आएगा। एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।